हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या कवर किया था? इंडक्टर, उसका di/dt L इंटू di/dt का फॉर्मूला भी निकाल लिया था। तो आपको मैं बता दूं पिछले लेक्चर में कि जो बेसिक अपना पार्ट था, जो मेन चीज था कि अगर करंट बढ़ेगा तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा, करंट घटेगा तो इंडक्टर उसको सपोर्ट करेगा, और अगर करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक वायर के जैसा बन जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए कि यार करंट के बारे में पता नहीं है, मतलब अपने को पता ही नहीं कि करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो उस केस में क्या लेंगे? तो बेसिक अपना देखो, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर करंट के बारे में अपने को कुछ भी आइडिया ना हो ना, तो हम लोग इसको ऐसे ट्रीट करेंगे। इधर से करंट आया एंड देयर इज नो आइडिया, तो इसको तुम प्लस, इसको माइनस, और यहाँ पे अपना वही ई हो जाएगा। या तो तुम ऐसे सोच लो, इस तरीके का अपना इसका जो बैटरी होगा वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है। तो इसमें अब अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज Vp, दिस इज VQ। तो हम क्या कर सकते हैं? Vp माइनस ई, ई अपना क्या हो जाएगा? L इंटू di/dt इज इक्वल टू VQ। तो कभी भी आपको अगर इंडक्टर के थ्रू क्या हो रहा है वो पता नहीं है, तो आप सिंपल इस चीज को अप्लाई करना, वो कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको पता है ये करंट बढ़ रहा है घट रहा है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यार, एक ना आर का, जैसे आपको मैं बताऊं कि रेजिस्टेंस के केस में हम लोग एक तो ओम्स लॉ पढ़े, V इक्वल्स टू आई आर, एक होता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। कैपेसिटर का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV एक यूज करते हैं, और C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब आप पहले सोचो कि यार ये दो दो फॉर्मूला आखिर क्यों अपने पास आ रहा है? इस फॉर्मूला में अपने लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, मतलब अगर 10 ओम दिया हुआ है तो कितना बार भी V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे? आर को हम लोग 10 लेंगे। अगर आर को बदलना है तो आप या तो उसका लेंथ बदलो या तो एरिया बदलो। तो आर को बदलने का फॉर्मूला ये है, मतलब उसके डायमेंशंस पे, जो वायर के डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, उससे जो आर निकलेगा उसका फॉर्मूला ये है। उसी तरीके से Q इज इक्वल्स टू CV में क्या होता है? C अपना क्या होता है? कांस्टेंट। तो C को बदलने के लिए फिर क्या करें? तो डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो एरिया A, डिस्टेंस D, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D से C बदल सकता है। उसी तरीके से अपना जो फॉर्मूला आया है यहाँ पे, वो आया E इज इक्वल्स टू माइनस एल इंटू di/dt। तो आप समझ रहे हो अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है कि यार इस फॉर्मूला में तो L कांस्टेंट है, तो अपने पास एक छठा फॉर्मूला आ जाए, 1 2 3 4 5 6। वो छठा फॉर्मूला क्या हो? जो डिपेंड करे कि सोलेनॉइड का जो डायमेंशंस है उस पे L कैसे डिपेंड कर रहा होगा। तो एक फॉर्मूला हमको चाहिए जो इस तरीके का इंडक्टर का फॉर्मूला, मतलब हम लोग निकाल लें यहाँ पे। ठीक है। तो देखो, अब हम सिंपल सा एक आपको डेरिवेशन याद कराते हैं, जो हम पिछला लेक्चर में, मतलब मैं आपको बताया था कि फाई टोटल जो आया था, आप पेज पलटो और देखो फाई टोटल क्या आया था। तो जब मैं इस इंडक्टर के थ्रू जब वो डेरिवेशन कर रहा था ना, तो यहाँ से करंट गया था, इसके एरिया को मैं A मान लेता हूँ और इसके लेंथ को मैं मान लेता हूँ L, और इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N है। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन होने वाला है, टोटल टर्न्स। तो स्मॉल n क्या होता है? स्मॉल n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर n टर्न्स L लेंथ में है तो यूनिट लेंथ में कितना है? n बाई L। तो स्मॉल n जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाई L। अब आप सोचो कि एक लूप से जो फ्लक्स आया था, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था इनटू एरिया, तो B इनटू A। तो टोटल फ्लक्स जो मेरा आया था, आपको मैं याद दिलाता हूँ, फाई जो यही अपना टोटल है वो होगा n, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, इनटू एक लूप से। तो एक लूप से कितना हो जाएगा? तो दैट इज B इंटू A। अब यहाँ पे जरा पुट करो B का वैल्यू, B है म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू ए, ये फाई। अब फाई क्या होता है? L इंटू आई। तो फाई को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ L इंटू आई, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट n स्मॉल n A इंटू आई। तो आई कट गया। ठीक है। आप कैपिटल N को यहां से निकालो, तो कैपिटल N को अगर आप यहां से निकालोगे तो ये आएगा स्मॉल n इंटू एल। तो स्मॉल n इंटू एल कैपिटल N की जगह पे आप रखो और देखो कि L क्या आता है। तो ये आएगा म्यू नॉट कैपिटल N की जगह n इंटू एल, फिर अपना n है, फिर अपना a है, ये आएगा। तो ये क्या हुआ? म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू a इंटू एल, क्या आएगा? एरिया इंटू लेंथ। क्या इसका वॉल्यूम बना कि ये जो सोलेनॉइड जितने वॉल्यूम में है वो क्या आ जाएगा?
तो इसका एरिया ए और कितने लेंथ में एल, तो इसका जो वॉल्यूम टोटल आया वो आ जाएगा ए इंटू एल। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। तो ये अपना सोलेनॉइड का इंडक्टर का फॉर्मूला आ गया, यही अपने को निकालना था। तो दिस इज द सिक्स्थ फॉर्मूला दैट वी वर मिसिंग एट दिस पॉइंट। तो V इज इक्वल्स टू आई आर CV, और ये फॉर्मूला है। उसी तरीके से अगर डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको L को चेंज करना है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लो ना कि अपने पास एक सोलेनॉइड था, ये ऐसा, ये रेडियस तुम R मान लो, इसका इंडक्टेंस दे रखा है L, इस सोलेनॉइड का इंडक्टेंस L है। अब लेंथ वेंथ कुछ भी, सब चीज अननोन है, इवन रेडियस भी आप अननोन कर दो, कोई फर्क नहीं, बस एक सोलेनॉइड जिसका इंडक्टेंस मतलब एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है, पकड़ के कॉम्प्रेस कर दिए, और कॉम्प्रेस करके क्या किए, उसका लेंथ को ना आधा कर दिए। तब जो नया इंडक्टर बना उसका इंडक्टेंस क्या होगा। जैसे आप ये सब क्वेश्चन करते थे ना कि एक तार है आर रेजिस्टेंस का, उसको पकड़ के उसका लेंथ 3 टाइम्स कर दिए तो उसका नया रेजिस्टेंस बताओ, ये सब होता था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को बढ़ाएं, एरिया को ये किए, तो वो सारा तो उसी तरीके की ये है, एक इंडक्टर को पकड़ के कॉम्प्रेस किए, बस इसको पकड़ के दबा दिए, कितना लेंथ कर दिए, इसका आधा लेंथ। तो ये जो बनेगा ये क्या कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बन गया। क्या हम मतलब अपना जो क्वेश्चन है कि इसको हम लोग पकड़ के हाफ लेंथ कर दिए, मतलब L/2 कर दिए, तो अगर ये L है तो ये L/2, तो इसका इंडक्टेंस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल, इनिशियल को आप L0 मान लो। तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, इस फॉर्मूला को लगाओ और देखो कि क्या आता है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं। अब आप एक चीज देखो जरा कि यार म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वी लगाते हैं, ठीक है, उसमें भी आप एक चीज देखो ना कि अभी ना एन को मैं कैपिटल एन बाई एल भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एल का जो फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, तो ये म्यू नॉट इंटू इसको क्या कैपिटल एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू वी, ये। तो बस इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, क्योंकि देखो टोटल अगर उसका ऐसा टर्न 100 है तो चाहे उसको पकड़ के आप खींच दो चाहे दबा दो वो 100 ही रहेगा। क्या होगा, उसके बीच का गैपिंग बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा। तो यार शुरू में जितना भी टर्न्स था हम पकड़ के उसको कॉम्प्रेस किए, तो हम किस चीज को नहीं बदले, हम कैपिटल एन को नहीं बदले, हम लेंथ को बदल दिए और वॉल्यूम को बदल दिए। वॉल्यूम जैसे उसका एक सिलेंडर ऐसा मानो, ठीक है, जिसका ए एरिया है और एल लेंथ है, तो उसका वॉल्यूम वी है। अब हम पकड़ के, एरिया सेम ही है, उसको पकड़ के ऐसा कॉम्प्रेस कर दिए, एक स्प्रिंग को आप सोचो वी वॉल्यूम का, पकड़ के आप कॉम्प्रेस कर दो आधा लेंथ का, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो क्या क्या बदल रहा है इस फॉर्मूला में, बस आप देखो कि वॉल्यूम आधा हो जाएगा, लेंथ आधा हो जाएगा, और एन का क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज सेम। तो यहाँ पे अपना आंसर चलो जरा निकालते हैं। इस शुरू में जो एल नॉट दिया हुआ है ना वो हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, और वॉल्यूम को वी मान लेते हैं, और डिवाइडेड बाय लेंथ तो अपना एल है ही, ये अपना शुरू का हो गया, इसका वॉल्यूम इसका वी मान लो, नंबर ऑफ टर्न्स एन मान लो, लेंथ एल है। ठीक है, अब इस केस में क्या पुट करना है, एल की जगह L/2 और वॉल्यूम की जगह V/2। तो क्या हुआ, नया जो आ जाएगा म्यू नॉट, कैपिटल एन में बता चुका हूँ सेम रहेगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा V/2, और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा L/2। तो इसको आप कर दो L/2 का होल स्क्वायर। पता है इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करना, म्यू नॉट कट जाएगा, एन स्क्वायर कट जाएगा, वी एल, आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में आंसर आएगा। और पता है आंसर क्या होगा, देखो ये भी आधा हो रहा है और ये आधा का स्क्वायर हो रहा है, तो ये 1/4 होगा, ये हाफ होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एल एक्चुअल में आपका आंसर आ जाएगा 2L0 के बराबर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर ये आया है कि नहीं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि इंडक्टर का डायमेंशंस पे जो डिपेंड करता है फॉर्मूला वो क्या होता है, तो दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। अब हम लोग पढ़ते हैं जरा सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो एक बेसिक से डेरिवेशन करता हूं मैं, तो लिखो सीरीज एंड पैरेलल ऑफ इंडक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीरीज ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास एक इंडक्टर, दो इंडक्टर और ये तीसरा इंडक्टर। ठीक है, ऐसा ये बैटरी अपना V दिया हुआ है,
दिस इज L1, L2, L3। ओके, सपोज करो कि यहां से अभी करंट I फ्लो कर रहा है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप ना इस पॉइंट से स्टार्ट हो और घूम के आप वापस यहीं पे आओ लूप लॉ लिखते हुए, मतलब जो सिंपल अपने को लूप लॉ लिखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होके इधर की तरफ। अब यार मैं आपको क्या बताया हूं कि करंट के बारे में जब कुछ भी पता नहीं हो तो हम लोग माइनस एल डी आई बाई डी टी लेके प्रोसीड करेंगे। तो हम अगर यहाँ पे आगे जाएंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो आगे जाओ तो क्या आ जाएगा यहाँ का पोटेंशियल से आगे जाएंगे तो क्या आएगा माइनस L1 इंटू डी आई बाई डी टी, क्योंकि तीनों से सेम करंट जाने वाला है। फिर इधर जाएंगे तो माइनस L2 इंटू डी आई बाई डी टी, फिर आगे जाएंगे तो माइनस L3 इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहां तक आ गए। फिर इधर जाएंगे तो प्लस वी आएगा, ये क्या है प्लस, तो प्लस वी और वापस उसी जगह पे पहुंच गए। तो लूप लॉ में अपना ये प्लस वी इक्वल टू 0। इसको सबको साइड में इधर करो, वी को उस साइड लेके जाओ तो वी जो आएगा वो फाइनल अपना ऐसा आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 इंटू डी आई बाई डी टी। इसको इक्वेशन 1 रहने दो। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो काम ये तीनों मिलके कर रहा है ना, वो काम अगर एक इंडक्टर करे तो उस इंडक्टर का वैल्यू कितना हो। समझ आ रहा है इक्विवेलेंट? जैसे 3 प्लेयर मिलके 100 रन मारा, एक प्लेयर मार दिया 100 रन, तो ये द सिंगल प्लेयर इज इक्विवेलेंट टू दैट 3 प्लेयर्स। जो काम वो तीनों किया वो अगर अकेला कोई कर पा रहा है तो दैट इज द इक्विवेलेंट। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा एक दिमाग लगाते हैं, लेकिन हाँ टर्म्स एंड कंडीशन सब सेम होना चाहिए। मतलब सेम पिच पे सेम बॉलर के सामने सेम जो इन्वायरमेंट था, मतलब क्लाइमेट कंडीशन बिल्कुल सेम हो, तब जो वो 3 किया वो अगर अकेला कर जा रहा है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि इक्विवेलेंट। तो इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यार आपको बैटरी सेम लगाना है, सबसे पहला करंट सेम फ्लो करवाना है, तब जो ये तीनों किया अगर कोई अकेला कर पा रहा है तो दैट इज इक्विवेलेंट। तो हम लोग को पहले यहाँ पे क्या लेना है कि यार इन तीनों को उखाड़ो, यहाँ से हटा दो, एक अकेला इंडक्टर यहाँ पे लगाओ, तो दिस इज अ सिंगल इंडक्टर। सेम कंडीशन रखना है तो बैटरी सेम रखेंगे वी, सेम यहाँ से करंट फ्लो हुआ और करंट का रेट ऑफ चेंज भी सेम है, सब चीज सेम है, बस इंडक्टर इकलौता हो गया। तो इस इंडक्टर को हम लोग बोलेंगे एल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यार यहाँ पे लूप लॉ लगाओ, तो यहाँ से स्टार्ट करो जरा। तो देखो तो जरा लूप लॉ अगर मैं लगाऊं तो आगे की तरफ अगर जाऊंगा तो ये प्लस माइनस, ठीक है, करंट इधर से जा रहा है तो हो जाएगा यहाँ, इधर से जाऊंगा तो माइनस आया, माइनस एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, फिर इधर आए तो ये प्लस प्लस वी इक्वल टू 0। तो v कितने के बराबर आ जाएगा, एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। दिस इज इक्वेशन 2। सेम कंडीशन, सेम बैटरी, सेम करंट, सेम डी आई बाई डी टी में जो काम ये 3 कर रहा था वो ये अकेला कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, v की जगह v है, डी आई बाई डी टी की जगह डी आई बाई डी टी, तो एल इक्विवेलेंट क्या इतने के बराबर आ गया बस। तो यहाँ पे सीरीज का जो एल इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, तो ये किससे मैच कर गया, ये मैच किया रेजिस्टेंस वाले से। ठीक है, तो आप इसको याद रखो कि इंडक्टर का जो सीरीज होगा वो रेजिस्टेंस के जैसा हम लोग ऐड करते हैं। तो पैरेलल का क्या आएगा, पैरेलल में डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो पैरेलल आपको बन जाना चाहिए, वहां पे करंट अलग अलग लेके। तो आप पैरेलल का ना बस याद कर लो कि पैरेलल में अगर इंडक्टर रहा ऐसा, फिर अगर ऐसा, फिर अगर ऐसा, इस तरीके का, ये L1, ये L2, ये L3, तो इसका जो L इक्विवेलेंट होगा दैट इज रेसिप्रोकल का ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यार कि आपको ये सब चीज थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, जरा हम लोग इसको मिलके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक इंडक्टर, यहाँ पे एक इंडक्टर और इस यहाँ पे एक और इंडक्टर। ठीक है, दिस इज 60 हेनरी, 30 हेनरी, 10 हेनरी। ठीक है, ये 20 ओम, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। ओके, यहां से जो करंट जा रहा है ये गया 5 एम्पियर, आई होप आपको दिख रहा होगा। और इस करंट का जो डी आई बाई डी टी है ये दिया हुआ है 0.1 एम्पियर पर सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है Vp माइनस Vq क्या होगा।
क्या करेंगे, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। सबसे पहले इन तीनों इंडक्टर्स को सॉल्व करके इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, उसके बाद बेसिक अपना इससे पहले वाले लेक्चर का कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। तो देखो तो यार 60-30 क्या होगा, पैरेलल में है, पैरेलल में आप ये वाला जरा लगाओ, 1/60 प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/L इक्विवेलेंट, तो ये आपको 20 दे देगा। मतलब ये दोनों 60-30 को हटाओ और एक 20 यहाँ पे लगाओ। अब वो 20 जो आएगा और उसके आगे 10 है, वो दोनों कैसा है, वो दोनों है सीरीज में। तो 20 और 10 का सीरीज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 30। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जितना ये जो दिया हुआ जो डराने के लिए ये पूरा हटाओ, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट 20 है और ये 20 और 10 का 30 है, तो उसको हटा के 30 ले लो। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम। तो हम लोग, मैं जरा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ या अगले पेज पे आ या इस जगह पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ना देखो जरा ध्यान से, अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 20 ओम, और यहाँ इंडक्टर जो आया इक्विवेलेंट दैट इज 30 हेनरी। ठीक है, 20 ओम 30 हेनरी, करंट जो जा रहा है वो जा रहा है 5 एम्पियर। अच्छा डीआई बाई डी देख के बताओ तो कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। डीआई बाई डी दिया हुआ है 0.1 एम्पियर पर सेकेंड, पॉजिटिव है, इसका मतलब समय के साथ करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो करंट अगर बढ़ रहा है तो यार इंडक्टर को तो दिक्कत होगा। इंडक्टर क्या करेगा, उसको घटाने के लिए किधर पोलैरिटी का बैटरी बनाएगा, तो उसको अपोज करता हुआ, तो ये जो बैटरी बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा, ये ई। ठीक है, अब यार ई में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ई में मॉड लगा के ई को पहले निकाल लेते हैं, तो ई को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एल कौन सा ले, 60 ले, 30 ले, 10 ले, तो सबका इक्विवेलेंट 30। ठीक है, तो 30 इंटू 0.1, तो इसको कर लो 30 इंटू 0.1, ये कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। इसका मतलब 3 वोल्ट का एक बैटरी ये वर्चुअली क्रिएट किया, जो कि उसका पोलैरिटी करंट को घटाने का था, तो इधर की तरफ ये 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के थ्रू जो प्लस माइनस होगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, तो जरा हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर निकाल ही देते हैं। ये पॉइंट अपना P है, ये P है, और ये क्या है, Q है, तो क्या मैं लिख दूं VP -20 इंटू 5, VP -20 इंटू 5 -100, और ये माइनस है ही, तो ये माइनस कितना, 3 वोल्ट का, इज इक्वल्स टू VQ, तो VP माइनस VQ इज इक्वल्स टू 103 वोल्ट। क्या आपको क्लियर हुआ, क्या सीरीज पैरेलल अगर बीच में आए कहीं तो डरने का नहीं है, सिंपल उसको एक इक्विवेलेंट निकालो और बेसिक मेथड लगा दो। ठीक है, अब इसका एक लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ठीक है, फिर अपने पास ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट होगा, वो तो इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो लास्ट टॉपिक है, इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दो कि एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर। ठीक है, यार इंडक्टर भी क्या एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो बिल्कुल रखता है, किस फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। देखो ध्यान से, अब एक चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ से जो करंट जा रहा है, करंट का क्या मतलब है, चार्ज, चार्ज को एनर्जी कौन देता है, तो चार्ज को एनर्जी देता है ये बैटरी। ठीक है, तो चार्ज को एनर्जी दिया बैटरी, और वो चार्ज जब गया तो उससे एनर्जी कौन छीन लिया, इंडक्टर। रजिस्टर रहता है तो वो छीन लेता है। अब देखो होता क्या है ना कि रजिस्टर जब छीनता है ना तो वो डिसिपेट करता है, मतलब वो या तो उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, जैसे बल्ब है, फैन है मैकेनिकल एनर्जी में, हीटर है तो हीट में कन्वर्ट करेगा, तो वो सारा जो दूसरे फॉर्म में बदल रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसिपेट कर दिया। ठीक है, और कई बार कुछ फ्रैक्शन उसका एक्चुअल में डिसिपेट ही हो जाता है, जो गर्म हो जाता है तार। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर भी उससे एनर्जी छीनता है, लेकिन पर उधर चार्ज क्रॉस किया या इधर चार्ज आके एक्यूमुलेट हुआ, इधर वाला चार्ज इधर आया, तो ये चार्ज जब इधर आता है ना तो बैटरी से गुजरता है, तो बैटरी से वो एनर्जी लेता है और चार्ज पूरा खुश होकर आगे जा रहा होता है, और उससे एनर्जी कौन छीन लेता है, कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर खर्च नहीं करता है, कैपेसिटर उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और जब दोबारा जरूरत पड़ता है कभी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को कन्वर्ट करता है फिर इलेक्ट्रिकल में। तो फिर ये इंडक्टर क्या करेगा, ये भी जो यहाँ से चार्ज आएगा ना उसका एनर्जी को खींचेगा, छीनेगा, स्टोर करेगा, किस फॉर्म में,
मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इंडक्टर अपने सोलेनोइड के जैसा ही तो है ना, तो अंदर में क्या मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के पास भी एनर्जी होता है। और पता है इस चैप्टर का लास्ट का जो टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन, उसमें यही तो होता है कि एल के पास मैग्नेटिक फील्ड, सी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इन दोनों को जोड़ देना बिना रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी खाता है। एल स्टोर किया, सी स्टोर किया, तो अगर हम लोग एल और सी को कनेक्ट करें ना, तो लाइफ टाइम के लिए वो एनर्जी उनके पास ऑसिलेट होने लग जाता है, कभी पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड, कभी पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो एक्चुअली एसएचएम के इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो काफी शानदार वो टॉपिक रहेगा, तो आप प्लीज उसको लास्ट तक देखना। ठीक है, तो यहाँ पे जरा आते हैं, बहुत ज्यादा बात में कर लिया। चलो, यहाँ पे करंट अगर ऐसा जा रहा है, तो सोचो कि इस इंस्टेंट में करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैटरी कैसा लगाएंगे, इसको अपोज करने वाला। ये बैटरी कितने के बराबर, तो L इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये बैटरी अपना यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो करंट आई जा रहा है, आई, क्या ये थोड़ा बहुत चार्ज के बराबर होगा, तो आई जो होगा वो डी क्यू बाई डी टी। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो अगर ये आई करंट एक छोटे से टाइम के लिए फ्लो करे, डी टी एकदम हल्का सा टाइम, तो एक छोटा सा चार्ज फ्लो किया, तो वो छोटा सा चार्ज कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से। आई करंट अगर dt टाइम के लिए फ्लो करे, तो जो छोटा सा चार्ज फ्लो करेगा वो कितने के बराबर होगा, आई डी टी। अब यार ये आई डी टी चार्ज से कौन एनर्जी खींचने वाला है, ये इंडक्टर। जो चार्ज उसको क्रॉस कर रहा है उसे एनर्जी खींचते जा रहा है। यहाँ 100 जूल है, उसको पार तो करा दिया, लेकिन 100 का 100 खींच के उधर जीरो कर दिया। फिर वो चार्ज इधर गया, इससे एनर्जी लिया, फिर वापस आया, फिर खींच लिया, तो इंडक्टर सब एनर्जी छीनते जा रहा है। तो अब हम लोग जरा दिमाग लगाते हैं कि यार अगर ये dq अमाउंट ऑफ चार्ज इस इंस्टेंट पे यहां से यहां जाए, तो कितना एनर्जी ये लेगा। तो सोचो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा वी ये क्रिएट करके रखा है, वो क्रिएट कितना किया है, एल डी आई बाई डी टी, और जो चार्ज डी क्यू जाने वाला है वो आई इंटू डी टी। तो एक छोटा सा वर्क जो, या तो इसका जो एनर्जी या डी डब्ल्यू में लिखूं, जो ये वर्क चार्ज को करना पड़ेगा इधर से इधर जाने में, तो चार्ज जो वर्क किया ना, वो पूरा का पूरा अपना एनर्जी खर्च कर दिया। तो डी डब्ल्यू को मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वी इंटू डी क्यू। तो कितना का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा है इन लोग, एल इंटू डी आई बाई डी टी, और चार्ज कितना फ्लो किया, आई इंटू डी टी। अब ये डी टी कैंसिल करो, तो एक छोटा सा वर्क हुआ, एल आई डी आई। अब यार ये इस टाइम का एनर्जी खींचा है, लेकिन ये एनर्जी कंटिन्यूअस खींच रहा है, कब से कब तक, जीरो से जब तक ये करंट मैक्सिमम ना हो जाए। ये कब का करंट है, जब आई फ्लो किया। तो क्या ये करंट आई ही अचानक से थोड़ी हुआ होगा, ये तो यार स्टार्ट हुआ होगा जीरो से, और ये जाएगा कहां तक, मैक्सिमम आई नॉट तक। तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है जीरो टू आई नॉट तक। तो ये जो टोटल वर्क चार्ज करेगा ना, वो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, एल बाहर ले लो, और आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाई टू। तो एल अगर मैं बाहर ले लूं, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर बाई टू, जीरो आई नॉट। तो देखो अपना जो डब्ल्यू आ जाएगा ना, वो आ जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो ये जो वर्क हुआ ना, दिस वर्क डन, कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है, वर्क डन बाई चार्ज गेट स्टोर्ड इनसाइड इंडक्टर as its मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो इंडक्टर चोरी किया किसका एनर्जी, चार्ज का। चार्ज कहां से मेहनत करके लेके आया था, बैटरी से। बैटरी से एनर्जी लाया चार्ज, चार्ज से चोरी कर लिया इंडक्टर। तो बैटरी का एनर्जी कहाँ गया, इंडक्टर के पास। तो केमिकल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसका कैरियर कौन है, चार्ज है। तो ये अपना एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। जैसे आपको कैपेसिटर का फॉर्मूला याद है, क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर, उसी तरीके से आया है। तो इसमें एक चीज एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। अब डेंसिटी टर्म क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जरा उसको देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो यार जरा अगर मैं इस एनर्जी का डेंसिटी निकालूं, एनर्जी डेंसिटी, तो वो कितने के बराबर होता है, वो होगा एनर्जी बाई वॉल्यूम। अब एनर्जी जो है वो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर है, और वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम वो क्या होगा, जरा बताओ। इसका वॉल्यूम क्या मैं ए इंटू एल लिख लूं, इसका जो वॉल्यूम होगा
या तो आप ना उसको वॉल्यूम का भी वी ही रहने दो, यहाँ पे नीचे वी है। पता है यहाँ पे क्या यूज करो, अभी इसी लेक्चर में मैं बताया हूँ कि एल जो होता है वो डायमेंशंस पे कैसे डिपेंड करता है। वॉल्यूम के टर्म में एक फॉर्मूला आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, उसको यहाँ पे रख दो। तो हाफ इंटू एल की जगह पे रख दो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, और ये आई नॉट स्क्वायर तो है ही बाई वी, तो क्या ये वी कट गया। अब आप देखो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन यहाँ पे तो म्यू नॉट का स्क्वायर अपने को चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ना जान के एक म्यू नॉट ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और एक म्यू नॉट नीचे। तो ये पूरा टर्म क्या बना, ये पूरा टर्म बना म्यू नॉट एन आई नॉट का होल स्क्वायर, ये बना डिवाइडेड बाई टू म्यू नॉट, म्यू नॉट एन आई नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू म्यू नॉट। अब म्यू नॉट एन आई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आया वो आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू म्यू नॉट। ठीक है, दिस विल बी द एनर्जी डेंसिटी। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी क्या आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कैपेसिटर में आपने प्रूफ किया होगा। तो इंडक्टर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है वो है बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, एंड दिस यूनिट विल बी जूल पर मीटर क्यूब। मतलब एक मीटर क्यूब का मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे है यूनिफॉर्म, तो एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो उसके पास एनर्जी होगा ना वो होगा बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हुआ कि इंडक्टर आखिर होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज पैरेलल, देन डी आई बाई डी टी सारा हम लोग पढ़ लिए, एनर्जी पढ़ लिए। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। ठीक है, तो आप इन चीजों को लिख लो, नोट्स बना लो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।